Hello and welcome to the channel. Welcome to Trade Rose. Hope you are all fine and doing well. फटाफट देख लेते हैं आज की मेन न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ जो निकल के आ रही है, HSBC का एक नोट है। वो कह रहा है कि लिक्विडिटी इन इक्विटी मार्केट्स फ्यूलिंग फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इन गोल्ड। रिकॉर्ड हाई प्राइसेस हैं गोल्ड के, रिकॉर्ड हाई वैल्यूएशंस है इक्विटी की, और जो गोल्ड की रैली है वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स जो इक्विटी से आ रही हैं आउटसाइड द यूजुअल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, उनके इन्वेस्टमेंट से बूस्ट हो रहा है गोल्ड का प्राइस। ये कहना है HSBC का। इनका ये मानना इसलिए है कि जो यूजुअल मार्केट पार्टिसिपेंट है उसके थ्रू इतना इंक्रीज़ नहीं आ सकता। तो HSBC की रिपोर्ट का यही है एक कंक्लूजन कि भाई जो इक्विटी मार्केट में हाई वैल्यूएशंस है उसका जो प्रॉफिट बुकिंग है वो गोल्ड में मूव कर रहा है, और उसकी वजह से गोल्ड के रिकॉर्ड हाई वैल्यूएशंस, रिकॉर्ड हाई प्राइसेस आ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है हमारे क्रिप्टो लवर्स के लिए। बिटकॉइन हाविंग है। बिटकॉइन हाविंग है अप्रैल 20 को, और वो ये बोल रहे हैं कि क्रिप्टो माइनर्स हैं जो इन टोटल जितने भी क्रिप्टो माइनर्स हैं उनको $10 बिलियन का ईयरली लॉस हो सकता है। क्या रीज़न है इसका? बिटकॉइन हाविंग एक सॉफ्टवेयर अपडेट इवेंट है। हर 4 साल में बिटकॉइन का जो रिवॉर्ड है वो हाफ हो जाता है, और जितना रिवॉर्ड मिल रहा होता है करंटली, जैसे 900 बिटकॉइन पर डे आप अर्न कर सकते हो थ्रू माइनिंग। मैथमेटिकल पजल्स होती हैं, सुपर फास्ट कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, काफ़ी हाई एंड इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, तो उसके थ्रू ये कैलकुलेशन सॉल्व करके बिटकॉइन माइन किया जाता है। अब 20 अप्रैल के बाद ये जो 900 मिलते हैं डेली के, ये 450 ही रह जाएंगे। तो इसकी वजह से बोल रहे हैं कि भाई पूरी इंडस्ट्री को $10 बिलियन का लॉस हो सकता है फॉर अ ईयर। मतलब हर साल $10 बिलियन का लॉस हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। FPIs ने 13,300 करोड़ रुपए इक्विटीज़ में डाले हैं। तो ये काफ़ी प्रॉमिसिंग जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है और रेजिलिएंट डोमेस्टिक इकॉनमी है जो इंडिया की, उसको देखते हुए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने न्यू इन्फ्यूजन किया है ये अप्रैल मंथ में 13,347 करोड़ रुपए का। कंसर्न दूसरा ये है कि भाई जो मॉरिशस और इंडिया की जो टैक्स ट्रीटी है उसके वजह से FPIs का जो इन्फ्लो है वो नियर टर्म में क्लैरिटी ना होने के कारण थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है। दूसरा जो मेजर रीज़न है, जो कंसर्न है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जो मिडल ईस्ट की, और जो ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन्स बढ़ी हुई हैं उसकी वजह से नियर टर्म में थोड़ा सा ये कम ही रहने वाला है FPIs का इन्फ्लो। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो भारत प्लेसेस अ बाय ऑन इंडिया, दलाल स्ट्रीट कैन थैंक डिस्काउंट ब्रोकर्स। तो जो हमारे 4 मेन डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, जीरोधा, ग्रो, एंजल वन एंड अपस्टॉक्स, इनका जो कंबाइंड मार्केट शेयर है वो 63% हो गया है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। 4 परसेंटेज पॉइंट्स एक साल में ग्रो किया है ये। तो अब ये डिस्कस कर लेते हैं। ग्रो फाउंड किया गया था 2016 में फॉर्मर फ्लिपकार्ट एम्प्लॉयज़ के थ्रू। क्लाइंट बेस इन्होंने काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ किया है, 4.1 मिलियन क्लाइंट्स ऐड किए हैं फाइनेंशियल ईयर 24 में, और टोटल जो इनका क्लाइंट बेस है वो 9.5 मिलियन पहुंच गया है, रिप्रेजेंटिंग नियरली 75% इंक्रीज़ ओवर 2 ईयर्स। ग्रो ने 5.7 मिलियन नए क्लाइंट्स ऐड किए हैं। सिर्फ अगर हम ये एडिशंस को देखेंगे तो ये एक्सीड करता है कंबाइंड क्लाइंट बेस ऑफ 4 बैंक बैक्ड ब्रोकर्स, जो आपके ICICI सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़, HDFC सिक्योरिटीज़ और एक्सिस सिक्योरिटीज़ का जो टोटल मिला के क्लाइंट बेस है उससे ज़्यादा इन्होंने सिर्फ एडिशन कर दिया है पिछले 2 साल में। जीरोधा ने इंडियन मार्केट को कई साल के लिए डोमिनेट किया। सितंबर लास्ट ईयर में 13% का इंक्रीज़ दिखा है क्लाइंट्स में। फाइनेंशियल ईयर 24 में 7.3 मिलियन टोटल एक्टिव क्लाइंट्स हैं इनके पास, 16% का ग्रोथ किया है 2 ईयर्स में। वन ऑफ द इंडियाज़ लार्ज ओल्डेस्ट ब्रोकिंग फर्म्स एंजल वन, इन्होंने 43% नए क्लाइंट्स ऐड किए हैं FY 24 में। टोटल क्लाइंट बेस हो गया इनका 6.1 मिलियन। अपस्टॉक्स का डिक्रीज़ हुआ है क्लाइंट बेस 52% से पिछले 2 सालों में। तो काफ़ी अच्छे पेस पे इनकी क्लाइंट बेस बढ़ रही है, और जिस हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर खुद से इन्वेस्ट कर रहा है, खुद से रिसर्च कर रहा है, तो टेक्स हैवी है। जो यूथ है हमारा वो काफ़ी टेक्स हैवी है, वो इजीली कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ लेते हैं, ऐप वगैरह चलाने में फ़ास्ट होते हैं। तो वहाँ पर इन्होंने पिछले साल से 2022
2 साल का डेटा देख रहे हैं हम। ये ग्रो का जो ग्रोथ है एक्टिव क्लाइंट्स का वो 147.9% है, जीरोधा का 16.1% है, एंजल वन का 67.1% है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। आरबीआई ने अपनी गोल्ड बाइंग को इंक्रीज़ किया है। लास्ट ईयर इनकी जो टोटल बाइंग थी वो 5.52 मिलियन ट्रॉय आउंस थी। 1 ट्रॉय आउंस इज़ इक्वल टू 34 टन्स। और मतलब और इस साल आरबीआई की जो सिर्फ जनवरी और फेब की बाइंग अगर आप देखोगे तो दैट इज़ अराउंड 4.43 मिलियन ट्रॉय आउंस विच इज़ क्लोज टू 13.3 टन्स ऑफ गोल्ड। तो आरबीआई ये किस लिए कर रही है? अपना जो हमारा एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जो कि स्टैंड करता है 648.5 बिलियन डॉलर्स पे, इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए आरबीआई ने अपना एक्सपोजर बढ़ाया है गोल्ड में। दूसरा जो फॉरेन करेंसी के एसेट्स हैं उसका जो रिस्क है कि भाई किसी भी देश की करेंसी में अगर कोई अप डाउन मूवमेंट आती है तो वो इंडिया को ज़्यादा इफेक्ट ना करे, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज की तरह काम करे, और जो फॉरेन करेंसी के रिस्क हैं उसके अगेंस्ट एक हेज की तरह काम करे। 2017 दिसंबर से ही आरबीआई ने अपने गोल्ड की बाइंग को इंक्रीज़ किया है। 2017 दिसंबर में 17.94 मिलियन ट्रॉय आउंस था हमारे फॉरेक्स में गोल्ड का जो वैल्यू था, अब वो 26.26 मिलियन ट्रॉय आउंस हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा है गोल्ड, आरबीआई भी उठा रहा है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी उठा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है ईपीएफओ के तरफ से। गवर्नमेंट इसको रिवैम्प करना चाहती है ईपीएफओ को। ब्रॉडर विजन है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी का, इम्प्रूव करना है सर्विस डिलीवरी को। कैसे करेंगे? लॉन्ग टर्म रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करेंगे, आईटी को लीवरेज करेंगे, ऑटोमेटिक सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स पे फोकस करेंगे, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। अगर अभी का आप देखोगे 2013-14 में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी ईपीएफओ की वो 24,659 थी, अभी करंटली जो है वो 24,73 है, और टोटल स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ हुई है ईपीएफओ की। 14,872 एम्प्लॉयज़ हैं टोटल, बट जो क्लेम सेटलमेंट है उसमें काफ़ी इंक्रीज़ दिखा है। ऑलमोस्ट 41 मिलियन के आसपास इन्होंने क्लेम सेटल किए हैं ईपीएफओ ने। इसको रिवैम्प करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इसमें ऐड करने पड़ेंगे फॉर बेटर एंड यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और नायरा एनर्जी की तरफ से आ रही है। इन्होंने कंबाइंड शेयर 25% के आसपास इनका पहुंच चुका है। कैसे? 14.8% है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का और 10.9% है नायरा एनर्जी का। 25.7% हो गया है इनका टोटल शेयर इन टर्म्स ऑफ बल्क डीजल सेल्स बिजनेस। तो बल्क डीजल सेल्स बिजनेस है जो बल्क में कौन बाय करता है? बल्क में बाय करेंगे आपके रेलवेज़, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स, माइनिंग और अदर इंडस्ट्रीज़, ये लोग करते हैं और ये डायरेक्टली रिफाइनर्स से ही बाय करते हैं। अगर आप इसका पंप वाइज देखोगे, रिटेल सेल्स देखोगे, प्राइवेट सेक्टर पंप्स जो हैं वो सिर्फ 10% है रिटेल सेल्स में डीजल की। 90% जो आता है वो स्ट्रेट रन रिफाइनरीज़ के थ्रू आता है। स्ट्रेट रन रिफाइनरीज़ कौन सी हैं? हमारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है और भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। तो 74.3% इनका ही है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर की है। वोडाफोन आइडिया का फंड रेज चल रहा है, 45,000 करोड़ फंड रेज का है। 18,000 करोड़ ये रेज़ करेंगे थ्रू न्यू शेयर्स ऑफर 18 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल के बीच में। 25,000 करोड़ ये डेट के थ्रू रेज़ करेंगे। 2,075 करोड़ ये रेज़ कर चुके हैं थ्रू प्रेफरेंशियल शेयर इशू। तो जो ये पैसा रेज़ करेंगे उससे ये अपनी पेमेंट कर पाएंगे इंडस टावर को। 5,700 करोड़ की पेमेंट पेंडिंग है वोडाफोन आइडिया के थ्रू जो इंडस टावर को जानी है। तो जैसे जैसे ये इसका बुक्स सुधरेंगी वोडाफोन आइडिया की, ये फ्रेश कैपिटल को अपना ऐड करेंगे और नए साइट्स पे अपना नेटवर्क कवरेज एरिया बढ़ाएंगे। जहाँ पर गैप्स हैं उन गैप्स को फिल करेंगे, एक्सपैंड करेंगे अपने नेटवर्क को, और मिक्स ऑफ इक्विटी और डेट के थ्रू ये अपना रीपे करेंगे जितने भी ड्यूज़ हैं। इंडस को भी पैसा देंगे, 5G सर्विसेज को एक्सपैंड करेंगे जिससे इनका बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो और आगे चल के ये लोग भी प्रॉफिट्स कमा सकें। नेक्स्ट इंडीटेक्स है। इंडीटेक्स इज़ पेरेंट कंपनी ऑफ ज़ारा। तो ये 2 ब्रांड्स अपनी लेके आ रही हैं, बर्शका और ज़ारा होम। बर्शका का मेन एक आएगा मुंबई में फर्स्ट जो आउटलेट आएगा, और ज़ारा होम्स का आएगा बेंगलोर में।
तो ये लोग क्यों आ रहे हैं और किस लिए ये नई एक ब्रांड लेके आ रहे हैं। तो बर्कशा का जो टारगेट कंज्यूमर होगा वो मिड 20s में जो हमारे यूथ है उसको टारगेट किया जाएगा। ज़ारा का जो टारगेट कस्टमर था वो 20 से 40 एज का बंदा था। तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, अट्रैक्टिव मार्केट है अपैरल के लिए। और ज़ारा इसकी इंडीटेक्स की 2 कंपनीज़ हैं ऑलरेडी, 2 ब्रांड्स हैं। ज़ारा 2010 से है और मसूमो दूती पिछले 8 साल से है इंडिया में। तो डायरेक्ट अब जो बर्कशा आ रही है वो compete करेगी अगेंस्ट रिलायंस रिटेल यूस्टा, और एक ये हमारा जो जूडियो है 2016-17 में जूडियो सेटअप किया गया था। टाटा ग्रुप का ट्रेंट लिमिटेड की ये कंपनी है, ब्रांड है मतलब जूडियो। 400 से ज़्यादा इनके स्टोर्स हैं और एवरेज सेलिंग प्राइस है इनका 300 रुपीज़। तो काफ़ी कंपेटिटिव प्राइसेस हैं और उसी लिए इसकी इतनी हाइप भी है। काफ़ी नेशनल रिटेलर्स हैं जो इस यूथ सेगमेंट को, क्लोथिंग सेगमेंट को अप्रोच कर रहे हैं। यूस्टा बाय रिलायंस रिटेल, स्टाइल अप बाय आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल एंड शॉपर स्टॉप इन ट्यून। तो मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने कहा कि 2.5 लाख करोड़ की वैल्यू फैशन सेगमेंट है, 57% ऑफ द टोटल अपैरल मार्केट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है बियॉन्ड मेट्रोज एंड टीयर 1 सिटीज़। तो वहाँ पर भी ये अपनी प्रेजेंस बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है वो फार्मा एक्सपोर्ट्स के तरफ से है। 15% इंक्रीज़ आया है जो हमने यूएस को एक्सपोर्ट किया है। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है हमारे फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स के लिए, जो कि अभी तक थोड़ा सा एक राइजिंग प्राइसेस प्रेशर था, रेगुलेटरी चैलेंजेस थे जिसकी वजह से थोड़ा सा एक लल देखने को मिला था इन एक्सपोर्ट्स में। बट अब 15% इंक्रीज़ हुआ है तो काफ़ी पॉजिटिव है। तो यही थी आज की मेन न्यूज़। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, कि किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं और कहाँ वो जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।